नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने हैं नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमन की एक जबरदस्त किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। जी इसके कुछ बहुत जरूरी हिस्सों पर आज हम बात करेंगे। मतलब सीधे गोता लगा रहे हैं इस बात की पड़ताल में कि भाई हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये समझना कि हमारे सोचने के जो दो मुख्य तरीके हैं, जिन्हें काहनेमन सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसलों हाँ, और यहाँ तक कि हमारी गलतियों को समझने की चाबी है एक तरह से। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस किताब के सबसे चौंकाने वाले और काम के विचारों को सामने लाएं। ये जानने की कोशिश करें कि हमारा दिमाग हमें कब और कैसे धोखा दे सकता है और क्या हम थोड़ा बेहतर सोच सकते हैं। हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दो किरदारों की, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। इनको दिमाग के कोई दो अलग हिस्से नहीं समझना है, अच्छा, बल्कि ये सोचने के दो अलग तरीके हैं, ऐसा मानिए। हाँ। सिस्टम 1 ये है हमारा तेज ऑटोमेटिक मतलब सहज ज्ञान वाला मोड, पलक झपकते ही काम करता है। जी। जैसे 2+2 का जवाब देना या कोई तेज आवाज हुई तो एकदम से उधर मुड़ जाना। कोई मेहनत नहीं लगती इसमें, ये बस हो जाता है। और वो जो घृणित तस्वीर देखकर चेहरे पे भाव आते हैं ना, वो भी सिस्टम 1 का ही कमाल है। बिल्कुल। अब फिर है सिस्टम 2। ये धीमा है, इसे जानबूझकर चलाना पड़ता है और इसमें काफी मेहनत लगती है। ये तब काम आता है जब हमें ध्यान लगाना हो, कोई मुश्किल हिसाब करना हो, जैसे मान लीजिए 17×24। हाँ, उसमें तो सोचना पड़ेगा। हाँ, या किसी पार्टी में बहुत सारे लोग बात कर रहे हो और आपको अपने दोस्त की आवाज पर ध्यान देना हो। सिस्टम 2 हमारी चेतना और तर्क से जुड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर समय तो ड्राइविंग सीट पे सिस्टम 1 ही होता है। हाँ, है ना? ये बहुत कुशल है, हमारी जिंदगी आसान बनाता है। सही बात है। लेकिन इसकी अपनी कमजोरियां हैं। ये आसानी से भावनाओं का, पूर्वाग्रहों का शिकार हो जाता है। हाँ, और जैसा किताब में वो म्यूलर लाए इल्यूजन का उदाहरण है, वो दो रेखाएं एक लंबी लगती है, हालांकि हमें पता है कि दोनों बराबर हैं। अरे हाँ, वो वाला। सिस्टम 2 को पता है कि वो बराबर हैं, पर सिस्टम 1 को देखो तो वो फिर भी अलग अलग ही दिखती हैं। हाँ। ये दिखाता है कि सिस्टम 1 कैसे हमारे अनुभव पर हावी हो सकता है। और सिस्टम 2 वो शक्तिशाली तो है, पर थोड़ा क्या कहते हैं, आलसी भी है। आलसी, अच्छा। हाँ, वो न्यूनतम प्रयास के नियम पर चलता है। मतलब अगर सिस्टम 1 से काम चल रहा है तो सिस्टम 2 ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। किताब में वो पुतलियों के फैलाव वाले प्रयोग है ना, वो बताते हैं कि सिस्टम 2 को काम पर लगाना कितना थकाने वाला है। अच्छा, कैसे? जब लोग मुश्किल मानसिक काम करते हैं, जैसे एक नंबर लिस्ट है और हर अंक में 3 जोड़ना है, ऐड 3 टास्क, तो उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। अरे, होने वाली थकान नहीं है, मतलब वाकई में ऊर्जा खर्च होती है। बिल्कुल। गहन मानसिक काम दिमाग में ग्लूकोज की खपत करता है। और देखिए, आत्मनियंत्रण यानी खुद पर काबू रखना, हाँ, और सचेत होकर सोचना, ये दोनों एक ही सीमित मानसिक ऊर्जा के भंडार पर निर्भर करते हैं। अच्छा, इसी को ईगो डिप्लीशन कहा गया है। मतलब अगर आपने कोई मुश्किल दिमागी काम किया है तो उसके तुरंत बाद किसी मिठाई के लालच से बचना हाँ, मुश्किल हो जाता है, या कोई और मुश्किल काम करना। वो ज्यादा कठिन हो जाता है। लगता है जैसे विल पावर खत्म सी हो गई है। समझ गया। तो ये दो सिस्टम हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर की तरह है, जो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम 1 वो अपनी तेजी और आसानी के चक्कर में कुछ शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट? हाँ, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, ये ह्यूरिस्टिक्स, ये मानसिक शॉर्टकट बड़े काम के हैं। वैसे तो हमें जल्दी अंदाजा लगाने में मदद करते हैं जी, पर यहीं से वो पूर्वाग्रह, बायसेस यानी व्यवस्थित त्रुटियों का खतरा भी शुरू होता है ना? बिल्कुल। ये शॉर्टकट अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। एक बहुत आम शॉर्टकट है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ओके। हम किसी चीज की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसका उदाहरण हमारे दिमाग में कितने आसानी से आता है। अच्छा। जो चीजें ज्यादा आसानी से याद आ जाती हैं, हमें लगता है कि वो ज्यादा आम हैं या ज्यादा संभावित हैं। हाँ, इसका एक क्लासिक उदाहरण वो अंग्रेजी वाला है ना। अंग्रेजी में कौन से शब्द ज्यादा हैं जो के से शुरू होते हैं या जिनमें के तीसरा अक्षर है? हाँ, बताइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं के से शुरू होने वाले, क्योंकि किंग, काइट ये सोचना आसान है। जबकि सच्चाई ये है कि के तीसरे स्थान पर ज्यादा आता है। पर वैसे शब्द सोचना मुश्किल है, तो सिस्टम 1 हमें गलत जवाब दे देता है। बिल्कुल सही। और सोचिए मीडिया कवरेज का इस पर कितना असर होता है। ओह हाँ। प्लेन क्रैश की खबरें या शार्क अटैक, हाँ, ये बहुत सनसनीखेज होती हैं और आसानी से याद रहती हैं। हाँ, हेडलाइन बन जाती हैं। नतीजा,
हम हवाई यात्रा या समुद्र में तैरने के खतरों को असलियत से कहीं ज्यादा आंकते हैं, जबकि कार एक्सीडेंट या स्ट्रोक जो कहीं ज्यादा आम है, हाँ, उनके खतरों को हम कम आंकते हैं। हाँ, हमारी दुनिया की समझ एक तरह से असलियत से ज्यादा मीडिया की बनाई हुई तस्वीर पर आधारित हो जाती है। यहाँ पर ये समझना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि दुनिया हमारे दिमाग में जैसी है वैसी असलियत में है नहीं। हमारी उम्मीदें और डर इस बात से तय होते हैं कि कौन सी कहानियां ज्यादा जोर से और ज्यादा भावनात्मक रूप से हम तक पहुंचती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण ह्यूरिस्टिक है प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। ओके, ये क्या है? इसमें हम किसी चीज की संभावना का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वो किसी स्टीरियोटाइप या कह लीजिए खांचे में कितनी फिट बैठती है। अच्छा, जैसे वो टॉम डब्ल्यू वाला उदाहरण था शायद, एक शर्मीला, व्यवस्थित, खुटीनाटी विषय में आग्रही व्यक्ति। हाँ, वही। तो लोग उसे लाइब्रेरियन या इंजीनियर समझने की संभावना ज्यादा बताते हैं, बजाय इसके कि वो मानविकी या सामाजिक विज्ञान का छात्र हो, जहां असल में ज्यादा छात्र होते हैं। हाँ, यहाँ लोग उसके वर्णन को, डिस्क्रिप्शन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और आधार दर यानी बेस रेट्स, किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, इस बुनियादी जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर है लिंडा की कहानी। ये तो शायद इस किताब के सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक है। हाँ, लिंडा, बैंक टेलर वाली। हाँ, लिंडा को एक ऐसी महिला बताया गया जो कॉलेज में सामाजिक न्याय के मुद्दों में बहुत सक्रिय थीं। फिर पूछा गया कि क्या ज्यादा संभावित है, क लिंडा एक बैंक टेलर है, या ख लिंडा एक बैंक टेलर है और नारीवादी आंदोलन में सक्रिय है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग ख चुनते हैं। हाँ, जबकि तर्क तो सीधा है। बिल्कुल, किसी एक चीज के होने की संभावना, बैंक टेलर, हमेशा दो चीजों के एक साथ होने, बैंक टेलर और नारीवादी, से ज्यादा ही होगी। इसे ही संयोजन भ्रांति, कॉन्जंक्शन फैलेसी कहते हैं। यहाँ सिस्टम 1 का वो प्रतिनिधित्व वाला सहज ज्ञान कि लिंडा नारीवादी जैसी लगती है, वो सिस्टम 2 के तर्क पर बुरी तरह हावी हो जाता है। ये दिखाता है कि हम कितने आसानी से अतार्किक हो सकते हैं। ये सारे ही ह्यूरिस्टिक्स यही दिखाते हैं कि सिस्टम 1 कैसे मुश्किल सवालों को, जैसे संभावना का आकलन करना, आसान सवालों से बदल देता है। जैसे ये कितना आसानी से याद आता है, या ये स्टीरियोटाइप से कितना मिलता है। और इसी से जुड़ी एक और अवधारणा है, WYSITA, What you see is all there is। हाँ, WYSIT, यानी जो आपके सामने है बस वही सब कुछ है। हमारा सिस्टम 1 जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर फौरन एक कहानी बना लेता है, और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि कौन सी जानकारी गायब है, उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये हमें पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस की ओर ले जाता है। मतलब हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी राय से मेल खाती हो। बिल्कुल, और हेलो इफेक्ट भी यहीं से आता है। अच्छा, हेलो इफेक्ट। हाँ, अगर हमें किसी व्यक्ति की कोई एक बात अच्छी लग गई तो हम मान लेते हैं कि वो बाकी चीजों में भी अच्छा ही होगा, या बुरी लग गई तो बाकी सब भी बुरा ही होगा, बिना किसी सबूत के। और आत्मविश्वास के बारे में क्या? किताब कहती है कि हमारा आत्मविश्वास इस बात का पैमाना नहीं है कि हम कितने सही हैं। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। बल्कि इस बात का कि हमारे दिमाग ने कितनी सुसंगत, कितनी कोहेरेंट कहानी बनाई है। बिल्कुल, थोड़ी सी जानकारी से भी एक बहुत अच्छी लगने वाली सुसंगत कहानी बन सकती है। और हमें पूरा यकीन हो सकता है कि हम सही हैं, भले ही हम पूरी तरह गलत हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और इसी वजह से विशेषज्ञ भी अक्सर अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के पंडित या राजनीतिक भविष्यवक्ता। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वे जानते हैं कि क्या होने वाला है, जबकि उनके क्षेत्र इतने अप्रत्याशित है कि सटीक भविष्यवाणी लगभग असंभव है। सच्ची विशेषज्ञता के लिए एक नियमित, पूर्वानुमान योग्य माहौल चाहिए और लगातार फीडबैक मिलना जरूरी है, जो इन क्षेत्रों में नहीं होता। उनका आत्मविश्वास अक्सर कहानी की सुसंगतता से आता है, सटीकता से नहीं। चलिए अब एक और आम गलती की बात करते हैं जिससे हम सब शायद कभी न कभी जूझते हैं, योजना चूक, प्लानिंग फैलेसी। ओह हाँ, ये तो बहुत आम है। हम अक्सर किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय, पैसे, मुश्किलें, इन सबको कम आंकते हैं और उसके फायदों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अंदरूनी दृष्टिकोण, इनसाइड व्यू पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट की खास बातों को देखते हैं और सोचते हैं, अरे इस बार सब ठीक होगा, हमारा मामला अलग है। हम बाहरी दृष्टिकोण,
आउटसाइड व्यू को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हश्र हुआ, उनके आंकड़े क्या कहते हैं। कहानीमैन ने खुद अपना उदाहरण दिया है ना। हाँ बिल्कुल, कैसे उनकी टीम ने एक पाठ्यक्रम बनाने के लिए 2 साल का अनुमान लगाया था, जबकि एक अनुभवी सहकर्मी ने बताया कि भाई ऐसी परियोजनाओं में औसतन 7 साल लगते हैं और कई तो असफल हो जाती हैं। और टीम ने बाहरी दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया और प्रोजेक्ट में 8 साल लग गए। बाप रे, ये सब हमारे अंदर गहरे बैठे आशावादी पूर्वग्रह, ऑप्टिमिस्टिक बायस का हिस्सा है शायद। बिल्कुल, हम में से ज्यादातर लोग खुद को, अपने भविष्य को और अपनी क्षमताओं को असलियत से थोड़ा बेहतर देखते हैं। ये अच्छी बात भी वैसे, ये हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। उद्यमियों के लिए, नेताओं के लिए जरूरी भी है शायद। हाँ, लेकिन ये हमें बेवजह के जोखिम लेने और बुरी योजनाओं पर टिके रहने पर भी मजबूर कर सकती है। तो इससे बचने का कोई तरीका? प्री-मॉर्टम पोस्टमॉर्टम का उल्टा? हाँ, एक तरह से किसी बड़े फैसले या प्रोजेक्ट को शुरू करने से ठीक पहले आप ये कल्पना करें कि 1 साल बीत चुका है और ये योजना पूरी तरह फेल हो गई है। अच्छा। अब सोचिए और लिखिए कि ये फेल क्यों हुई होगी, क्या क्या गड़बड़ हुई होगी। दिलचस्प है। ये काल्पनिक पोस्टमार्टम हमें उन संभावित खतरों और कमजोरियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हमारा आशावाद शायद हमसे छुपा रहा था। ये तो ट्राई करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी पर, जिसके लिए कहानीमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। जी, प्रोस्पेक्ट थ्योरी ये बताती है कि लोग असल में लाभ और हानि के बारे में कैसे सोचते हैं, खासकर जब जोखिम शामिल हो। ये पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों से अलग है, जो मानते हैं कि हम हमेशा तार्किक होते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि हम हमेशा अपनी कुल संपत्ति को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहती है ऐसा नहीं है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे? पहला, हम चीजों को निरपेक्ष मूल्य में नहीं देखते, बल्कि एक संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष लाभ या हानि के रूप में देखते हैं। आमतौर पर यह हमारी वर्तमान स्थिति होती है। ठीक है। दूसरा, ह्रासमान संवेदनशीलता, डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी। जैसे जैसे लाभ या हानि बढ़ती है, उसका मनोवैज्ञानिक असर कम होता जाता है। मतलब $100 पाने की खुशी $10 पाने से काफी ज्यादा होती है, पर $1100 पाने की खुशी $1000 पाने की खुशी से बस थोड़ी ही ज्यादा होती है। वो अतिरिक्त $100 का असर कम हो जाता है। समझ गया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हाँ, हानि विमुक्ता, लॉस अवर्जन। हानि विमुक्ता। नुकसान हमें समान मात्रा के लाभ से कहीं ज्यादा चुभते हैं। $100 खोने का दुख $100 पाने की खुशी से ज्यादा होता है। हाँ, लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। हम नुकसान से बचने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। और इसी हानि विमुक्तता से वो एंडोमेंट इफेक्ट आता है। बिल्कुल, एंडोमेंट इफेक्ट। हम उन चीजों की कीमत ज्यादा आंकते हैं जो हमारे पास हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी हैं। वो मग वाला प्रयोग। हाँ, जिन लोगों को मग दिया गया, वे उसे बेचने के लिए जितनी कीमत मांग रहे थे, वो उन लोगों द्वारा ऑफर की गई कीमत से काफी ज्यादा थी जिनके पास मग नहीं था। क्योंकि मग देना एक नुकसान जैसा महसूस हो रहा था। सही। प्रोस्पेक्ट थ्योरी ये भी समझाती है कि फ्रेमिंग, यानी किसी बात को कहने का तरीका, हमारे फैसलों को कैसे बदल सकता है। हाँ, फ्रेमिंग इफेक्ट्स। एक ही स्थिति को अगर लाभ के तौर पर पेश किया जाए तो हम अलग फैसला लेते हैं, और अगर हानि के तौर पर पेश किया जाए तो अलग। जैसे वो एशियाई रोग वाला क्लासिक उदाहरण है। हाँ, बताइए। एक काल्पनिक बीमारी से 600 लोगों की जान जाने का खतरा है। एक समूह को विकल्प दिए, ए 200 लोगों को निश्चित रूप से बचाया जाएगा, या बी 1/3 संभावना है कि सभी 600 बचेंगे, 2/3 संभावना कि कोई नहीं बचेगा। तो लोगों ने क्या चुना? ज्यादातर ने सुरक्षित विकल्प ए चुना, रिस्क नहीं लेना चाहा। ठीक है। लेकिन दूसरे समूह को वही स्थिति अलग शब्दों में बताई। सी 400 लोग निश्चित रूप से मरेंगे, या डी 1/3 संभावना कि कोई नहीं मरेगा, 2/3 संभावना कि सभी 600 मरेंगे। और यहाँ ज्यादातर लोगों ने जोखिम भरा विकल्प डी चुना। अरे, संख्याएं वही थी। 200 बचाना मतलब 400 का मरना। सिर्फ फ्रेम बदला। बचाने गेन फ्रेम से, मरने लॉस फ्रेम का। तो हानि के फ्रेम में हम जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं नुकसान से बचने के लिए। हाँ। या ऑर्गन डोनेशन का मामला देख लीजिए। जिन देशों में डिफॉल्ट रूप से आप डोनर माने जाते हैं, मतलब आपको मना करना पड़ता है, ऑप्ट आउट, वहां लगभग सभी लोग डोनर होते हैं। अच्छा। और जिन देशों में आपको सहमति देनी पड़ती है, ऑप्ट इन,
वहाँ दर बहुत कम होती है। सिर्फ डिफॉल्ट बदलने से इतना बड़ा फर्क। हाँ, ये दिखाता है कि फ्रेमिंग और ये डिफॉल्ट विकल्प कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हमारा आलसी सिस्टम 2 अक्सर डिफॉल्ट को ही मान लेता है। कमाल है। और अंत में किताब एक और बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी परेशान करने वाली बात बताती है। हमारे 2 स्व होते हैं। हाँ, 2 सेल्स। एक है अनुभव करने वाला स्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। ये वो है जो हर पल जीता है, दर्द और खुशी महसूस करता है। ठीक है। और दूसरा है याद रखने वाला स्व, रिमेम्बरिंग सेल्फ। ये हमारे अनुभवों की कहानी लिखता है, उन्हें याद रखता है, उनका मूल्यांकन करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य के फैसले इसी याद रखने वाले स्व के आधार पर लिए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि याद रखने वाला स्व थोड़ा अजीब है। वो पूरे अनुभव को याद नहीं रखता। तो क्या याद रखता है? और अनुभव का अंत, एंड। पीक और एंड। हाँ, इसे पीक एंड रूल कहते हैं। और बाकी सब बीच का हिस्सा? और इससे भी अजीब बात, ये अवधि उपेक्षा करता है, ड्यूरेशन नेग्लेक्ट। मतलब अनुभव कितनी देर तक चला, इससे याद रखने वाले स्व को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रही हैं? वो ठंडा पानी वाला प्रयोग सोचिए। लोगों ने 60 सेकंड ठंडे पानी में हाथ रखा। हाँ, मुश्किल रहा होगा। और एक दूसरा अनुभव था 90 सेकंड का, उसी ठंडे पानी में, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में पानी थोड़ा कम ठंडा कर दिया गया। तो वो थोड़ा लंबा था पर अंत बेहतर था। हाँ, बाद में जो पूछा गया कि कौन सा अनुभव दोहराना चाहेंगे, 60 सेकंड वाला या 90 सेकंड वाला, तो लोगों ने क्या चुना? ज्यादातर, करीब 80% ने 90 सेकंड वाला चुना। अविश्वसनीय। उन्होंने ज्यादा देर तक दर्द सहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अंत थोड़ा कम बुरा था। याद रखने वाले स्व ने उसे बेहतर अनुभव मान लिया। बिल्कुल, और इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारे फैसले हमारी यादों पर टिके होते हैं और हमारी यादें हमारे असल अनुभवों को सही नहीं दर्शाती। तो हम अनजाने में ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हमारी भविष्य की यादों को बेहतर बनाए। बिल्कुल, न कि हमारे भविष्य के अनुभवों को। इसे कहनेमैन ने याद रखने वाले स्व का अत्याचार कहा है, टिरेनी ऑफ द रिमेम्बरिंग सेल्फ। हम अपनी जिंदगी की कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, भले ही जीने वाला पल उतना अच्छा ना हो। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि हमारी सोच भाई सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परतों में बटी है, अक्सर सहज ज्ञान पर चलती हैं, पूर्वाग्रहों से भरी हैं और जिस तरह से जानकारी हमारे सामने रखी जाती है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हाँ, सिस्टम 1 और 2 की वो खींचतान, ह्यूरिस्टिक्स के धोखे और हमारे 2 स्वर के बीच का ये अजीब रिश्ता। ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इतना, कह लीजिए, अतार्किक है, तो क्या हम कभी वाकई सही फैसले ले सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। शायद पूरी तरह से तर्कसंगत होना संभव न हो, लेकिन इन प्रक्रियाओं को समझना ही पहला कदम है। हाँ, जागरूकता। ये हमें अपने पहले विचार पर सवाल उठाने, थोड़ा रुककर सोचने और सिस्टम 2 को जानबूझकर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। अगर हमारे गहरे नैतिक फैसले भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि स्थिति को कैसे फ्रेम किया गया है, जैसे किसको बचाना है या टैक्स कैसे लगाना है, तो क्या हम कभी किसी मुद्दे के असली सार तक पहुंच सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या इस फ्रेमिंग के प्रभाव से ऊपर उठकर ज्यादा स्थायी और सिद्धांत आधारित फैसले लेना मुमकिन है, या हम हमेशा शब्दों और प्रस्तुति के जाल में ही फंसे रहेंगे? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। चलिए, इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।